Hello everyone, I am here with a new chapter of class 12 from your book Vistas. This is the 8th chapter of your book and the name of the chapter is Memories of Childhood. So before getting into the chapter, let's discuss something about the author and the introduction of the chapter. Alright, now as the name of the chapter suggests, memories of childhood, which means we are dealing with multiple memories or more than one memories. Of course, here we are going to discuss two stories in the chapter and of two different authors or writers. इस चैप्टर में हम लोग दो अलग अलग स्टोरीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, दो अलग अलग मेमोरीज़ ऑफ चाइल्डहुड को डिस्कस करने वाले हैं जो दो अलग अलग राइटर्स की हैं. ठीक है, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, आप जैसा कि बोर्ड पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो राइटर्स के नाम लिखे हुए हैं. पहले राइटर का नाम है जिटकाला सा एंड द सेकेंड इज़ बामा. ठीक है, तो ये दो अलग अलग राइटर्स के नाम हैं. पहली का नाम है जिटकाला सा और दूसरी का नाम है बामा. ठीक है, तो जो पहली स्टोरी हम डील करेंगे वो जिटकाला सा की है और जो सेकेंड स्टोरी है वो है बामा की. ठीक है, दोनों ही फीमेल राइटर्स हैं. Now, as I have already told you that the chapter deals with two stories. That means two memories of childhood. चैप्टर में दो स्टोरीज़ हैं, यानी कि दो बचपन की यादें हैं और दो अलग अलग राइटर्स की हैं. ठीक है, तो पहली जो याद है वो जिटकाला सा की है, उनके बचपन की कुछ यादें हैं, एक स्टोरी है. और दूसरी वाली जो स्टोरी है वो बामा की है, उनके बचपन की एक याद है. ठीक है, बट वी विल फाइंड आउट लेटर. हम लोग बाद में ये चीज़ देखेंगे कि ये वेदर द मेमोरी ऑफ देयर चाइल्डहुड इज़ गुड और बैड, ट्रैजिक और प्लेजेंट, किस तरीके की स्टोरी है ये और कैसे किस चीज़ को ये डील कर रही है. वी विल फाइंड आउट लेटर, ये हमें बाद में पता चलेगा. ठीक है, कि जो जिस मेमोरी की लोग बात कर रहे हैं, जनरली बचपन की बात होती है तो मेमोरीज़ ऑफ चाइल्डहुड में हम लोग की अच्छी ही यादें होती हैं, है ना, क्योंकि चाइल्डहुड इज़ अ गोल्डन पीरियड, इज़ कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ. क्योंकि बचपन में कोई टेंशन नहीं होता है, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है. वी ओनली नो हाउ टू स्पेंड आवर लाइफ playing with things, having fun all the time, getting loved by everyone, getting adored by everyone. बस यही चीज़ें बचपन में होती हैं. But if we are studying these two memories of the childhood of two different authors, two female authors, there might be something different. कुछ यहाँ हो सकता है जो किसी और चीज़ को डील कर रहा हो, but we will find this out later. ये हम लोग बाद में देखेंगे. Before getting into the chapter, I would like to discuss something about the authors. पहले हम लोग कुछ authors के बारे में डिस्कस करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें दो राइटर्स के बारे में है, तो दो ये स्टोरी को भी दो पार्ट में लिखा गया है. तो जब हम लोग पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे तो वो जिटकाला सा की है, तो पहले हम लोग सिर्फ जिटकाला सा के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद व्हेन वी विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, देन आई विल डिस्कस अबाउट बामा. उस टाइम पे आपको मैं बामा के बारे में बताऊंगी. सो राइट नाउ वी विल डिस्कस ओनली अबाउट जिटकाला सा. So first start the introduction. Let's discuss the introduction. अच्छा, और before that I would also like to discuss the themes of the chapter. Themes of this chapter are, as I told you, कि we will find out what the memories of this childhood is dealing with. या तो वो सैड होगा या ट्रैजिक होगा या तो हैप्पी होगा, प्लेजेंट होगा, बट आपको थीम से थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि ये जो चैप्टर है वो किस तरह के मेमोरीज़ के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है. तो आवर फर्स्ट थीम ऑफ द स्टोरी इज डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन, सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेशन, इसमें दो तरीके डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की जा रही है. पहला है रेशियल और दूसरा है कास्ट.
ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस का मतलब होता है कलर, एंड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, ठीक है। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो इस चैप्टर में हम लोग ये दो थीम को डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड इज बुलिंग, बुलिंग का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान करना, टीज़ करना, तंग करना, और उसको इमोशनली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बना देना, कमज़ोर बना देना, ठीक है। और वो ये बुलिंग जो होता है वो मास जैसे जनरली कॉलेज में रैगिंग होता है, तो उसमें लोगों के स्टैंडर्ड्स को लेकर के, बच्चों के स्टैंडर्ड्स को लेकर के, बच्चों के अटायर को लेकर के, बच्चों में कोई अगर किसी तरीके का यू कैन से डिसेबिलिटी है या वो स्पेशली एबल्ड है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के लोग उसमें सिंपथाइज़ ना करके, बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ करके उसको बुली करते हैं, लोगों को तंग करते हैं। अगर कोई चश्मा लगाता है तो उसको अलग अलग नाम से बुलाना, उसको डिस्क्रिमिनेट करना, उसका हंसी उड़ाना, उसके अगर कोई विलेज से बिलोंग करता है, गांव से बिलोंग करता है और वो शहर में पढ़ने के लिए आया है, तो वहाँ के जो बच्चे हैं ऑलरेडी जो शहर में रहते हैं, वो ग्रुपिज़म करके जो एक को कॉर्नर कर देते हैं उस बच्चे को, और उससे फ्रेंडशिप नहीं करते हैं, उसको चिढ़ाते हैं, उसके वे ऑफ ड्रेसिंग को, ड्रेसिंग सेंस को लेकर के, उसके बोलने के तरीक़ों को लेकर के, हर एक चीज़ को लेकर के उसको डिस्क्रिमिनेट करना, उसका मजाक उड़ाना, दिस इज़ कॉल्ड बुलिंग। उसको बोला जाता है तंग करना, परेशान करना। ऑलराइट, तो वी विल ऑल्सो डिस्कस दिस इन दिस चैप्टर, बुलिंग। एंड there is a very important term in this chapter, that is Native American or American Indian। तो इनके कुछ लाइफ स्टाइल्स को देखेंगे और हम लोग इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आई विल टेल यू दिस लेटर, व्हेन आई विल डिस्कस अबाउट ज़िटकाला सा, आई विल डिस्कस दिस लेटर। बस आपको ये जानना है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है, इनके लाइफ स्टाइल को और इनके बैकग्राउंड को भी इस चैप्टर में हम लोग को जानना है। दैट्स वाई दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ दिस चैप्टर। ऑलराइट, एंड द फोर्थ वन इज़ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ठीक है, ये हमारा फोर्थ थीम है इस चैप्टर का। सो द फर्स्ट वन इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिज्म एंड कास्ट, ठीक है। देन द सेकेंड इज बुलिंग, थर्ड इज नेटिव अमेरिकन और अमेरिकन इंडियन, एंड द फोर्थ वन इज अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत। तो ये दोनों चीज़ें तो वी विल डिस्कस लेटर while we will discuss the chapter. You just keep in your mind that these are the four themes of the chapter. All right, now so let's discuss something about our author. So as I told you कि first we will discuss about Zytkala Sa, because we are going to study the first part. When we will start the second part, we will discuss about Bama. Okay, now this unit presents autobiographical episodes from the lives of two women from marginalized communities who look back on their childhood and reflect on their relationship with the mainstream culture. ये जो चैप्टर है ये ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड है। एपिसोड का मतलब एक किस्सा है। ऑटोबायोग्राफिकल यानी कि उनके खुद के जीवन का, इन दोनों के जीवन का एक एक छोटा सा किस्सा है ये चैप्टर। और ये दो औरतें हैं जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आती हैं। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ मतलब मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, इसका मतलब होता है
उपेक्षित समुदाय। उपेक्षित समुदाय एक ऐसा कम्युनिटी, एक ऐसा समुदाय जो हमेशा मार्जिन पे रहता है, जिसको लोग हमेशा कॉर्नर करके रखते हैं, जिसका वजूद होते हुए भी उसको वो दर्जा नहीं दिया जाता है, ठीक है। या हमेशा आप कह सकते हैं एक ऐसे स्तर पे रहना जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा दायरे होते हैं, ठीक है, वैसी कम्युनिटीज़ है ये, ठीक है ना। जब ये लोग अपने बचपन में देखते हैं, झांकते हैं बचपन की ओर, पीछे मुड़कर देखते हैं अपने बचपन को, तब इनको समझ आता है, इनको याद आता है कि इनकी जो ज़िंदगी रही है ना, उसमें उनकी बचपन की यादें बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हैं। कुछ ऐसे एपिसोड्स हुए हैं इनके ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरीज़ इनके लिए क्रिएट नहीं करती हैं। ये कुछ जो मेमोरीज़ है ना, वो बहुत इनके, देखिए लाइफ सबका एक जैसा नहीं होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बचपन को डिस्क्राइब किया था, चाइल्डहुड को डिस्क्राइब किया था। तो चाइल्डहुड का ये मतलब बिल्कुल ही नहीं है हमेशा कि हर बच्चे के लिए जो चाइल्डहुड हो वो गोल्डन पीरियड ही लेकर आए, ठीक है। हर बच्चे के लिए चाइल्डहुड हमेशा से ऐसे फ्लावरिंग और रेनबोज़ एंड यूनिकॉर्न्स नहीं होता है। कुछ बच्चों की ज़िंदगी बहुत हार्श होती है, कुछ बच्चों के चाइल्डहुड बहुत ही ज़्यादा यू कैन से टफ होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर फैमिली बैकग्राउंड, बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी दे बिलोंग टू। तो इन सारी चीज़ों के चलते वो उनके पेरेंट्स कितनी भी कोशिश कर ले उनको एक अच्छा चाइल्डहुड देने का, अगर वो किसी ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या किसी ऐसे देश या किसी ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ उनके पूरे कम्युनिटी और उनके पूरे कास्ट को ही क्या अलग समझा जाता है या एक ऐसे नज़र से देखा जाता है जो सोसाइटी में रेस्पेक्टेबल नहीं है, तो इनको सफ़र करना पड़ता है। सिर्फ वहाँ के अडल्ट ही नहीं, वहाँ के बच्चे भी इक्वली सफ़र करते हैं, जो इनके चाइल्डहुड को क्या बना देता है, बहुत ही ज़्यादा बिटर बना देता है, जिसकी वजह से कभी कभी इन लोगों के एटीट्यूड और इनके नेचर और बिहेवियर में भी चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं ऐसे ही कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, जिनकी वजह से इनका जो चाइल्डहुड था ये एक नॉर्मल चाइल्डहुड नहीं रह पाया, और इन लोगों ने वैसा बचपन नहीं देखा जैसा कि एक बच्चे को देखना चाहिए, जैसा कि नॉर्मल बचपन सारे बच्चे डिज़र्व करते हैं। द फर्स्ट अकाउंट इज़ बाय एन अमेरिकन इंडियन woman born in the late 19th century. The second is by a contemporary Tamil Dalit writer. तो जो पहला इंसिडेंट हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं, जो पहली स्टोरी हम देखेंगे वो एक अमेरिकन इंडियन की है, ठीक है, यानी कि ज़िटकाला सा। ये एक अमेरिकन इंडियन है और ये एक दलित राइटर है, ठीक है ना। और ये जो ज़िटकाला सा हैं, इनको अमेरिकन इंडियन क्यों कहा जाता है? अमेरिकन इंडियन ये जो नाम आया है ये कहाँ से आया है, ठीक है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है और ये बैकग्राउंड आपको जानना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है मेरे ख्याल से। तो अमेरिकन इंडियन होता क्या है एक्चुअली, पहले देखते हैं, ठीक है। अमेरिकन इंडियन के और भी नाम हैं, जैसे कि नेटिव अमेरिकन, इंडिजिनस अमेरिकन, फर्स्ट अमेरिकन, रेड इंडियन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके के इनके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। अब ये
आप देखोगे अमेरिकन और इंडियन, तो आपको जनरली लगेगा कि जो ऐसे इंडियन जो अमेरिका में रहते होंगे, या जो ऐसे इंडियन जो अमेरिका में रहते होंगे, या ऐसे अमेरिकन जो इंडिया में रहते होंगे, दोनों में से कुछ, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें इंडिया, अभी जो हमारा प्रेजेंट इंडिया है, इससे यहाँ के लोगों का या यहाँ के लोगों का जो अमेरिका में रह रहे हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो सवाल ये है कि ये वर्ड जो इंडियन आया, ये कहाँ से आया? ये जहाँ भी इंडियन यूज़ किया गया है, ये आया आखिर कहाँ से? तो अब थोड़ा सा चलते हैं अमेरिका के बैकग्राउंड में। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, आपको पता होगा। तो जब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट था, तो आज जो यूएस आप देख रहे हैं, ठीक है, आज जो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली पहले इनका होता था, फर्स्ट अमेरिकन्स का, ठीक है। ये लोग वहाँ के इंडिजिनस का मतलब होता है ओरिजिनेट होना। जो मेन लैंड है अमेरिका का, वहाँ पे जो सबसे पहले आने वाले जो लोग थे, वो यही ट्राइब्स थे। ये एक तरीके का ट्राइब था, ठीक है। ये लोग वहाँ पे रहते थे, ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स वहाँ पे रहा करते थे, ठीक है। और ये जो ट्राइब्स थे, ये लोग वहाँ पे रहते रहते ये लोग का जो बॉडी स्ट्रक्चर था, या ये लोग का जो कलर था, वो अभी जो अमेरिकन्स हैं वो कैसे हैं? बहुत गोरे, एकदम वाइट पीपल, ब्रिटिश टाइप। ब्रिटिश तो खैर इंग्लैंड में रहते हैं, लेकिन ये लोग भी एकदम गोरे होते हैं, है ना। लेकिन जो ये थे, ये नेटिव अमेरिकन्स थे, ये लोग ऐसे नहीं थे। ये लोग रेड दिखाई देते थे, हल्का सा इनका स्किन कलर जो था ना, वो रेड, गोरे और हल्का सा लाल इनका कलर था, ठीक है। इस तरीके के दिखने वाले लोग थे। पूरे तरीके से इंडियन भी नहीं दिखते थे, और पूरी तरीके से गोरे भी नहीं थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। ब्लैक भी नहीं और गोरे भी नहीं, थोड़ा सा वीटिश रेड कलर का इनका, ठीक है। तो क्या हुआ कि क्रिस्टोफर कोलंबस को तो सब जानते हैं, तो उनको पता था कि दुनिया गोल है, ठीक है। तो वो जब खोज करने के लिए निकले थे, इंडिया को ढूंढने के लिए जब निकले थे, तो ये गलती से अमेरिका पहुंच गए, ठीक है। और अमेरिका जब पहुंचे तो इनको ये लगा कि यही इंडिया है, और कई सालों तक ये वहाँ के लोगों को इंडियन बुलाते रहे। और देखते देखते वहाँ के लोग का नाम रेड इंडियन और अमेरिकन इंडियन कहलाने लगे वो लोग, ठीक है। बाद में जब उनको पता चला कि ये अमेरिका है, तो भी वहाँ के लोग इंडियन ही कहलाने लगे, ठीक है। तो अभी जो इंडिया है, वहाँ से उनका कोई लेना देना ताल्लुक नहीं है, जस्ट बिकॉज क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में गलती से अमेरिका चले गए थे, और वहाँ को इंडिया समझ बैठे, और वहाँ कई दिनों तक रहने के बाद वहाँ के लोगों को वो इंडियंस बुलाते रहे, तो वहाँ के भी लोगों को आदत पड़ गई, और पूरी दुनिया भर में ये लोग अमेरिकन इंडियन के नाम से फेमस हो गए, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। आप देखोगे कि ये जो कहानियाँ हैं ना, कई बार लोग इनके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, या क्योंकि अमेरिका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ अभी भी देखा जाए तो यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ जो रहने वाले लोग हैं ना, वो माने जाते हैं कि सारे के सारे इमिग्रेंट्स हैं, क्योंकि असली में तो अमेरिका इन लोगों का था, और ये लोग ट्राइब थे, आदिवासी थे ये लोग, ठीक है। तो जब ये लोग वहाँ रह रहे थे, तो वहाँ पे कुछ लोग आए, ठीक है। वहाँ यूरोप से लेकर के अमेरिका तक का सी रूट डिस्कवर कर लिया गया था। तो यूरोपियन लोग क्या किए, अमेरिका आकर के वहाँ इंडस्ट्री वगैरह इस्टेब्लिश कर दिए, और अपने ज़्यादातर लोगों को वहाँ ले कर के आ गए। अब देखिए कि ये जगह इतना यू कैन से पॉपुलर है, इतना ज़्यादा रिच है, तो हम लोग यहाँ पे जिस तरीके से ब्रिटिश इंडिया में आकर के कैसे कब्ज़ा कर लिए थे, वैसे ही ये लोग भी वहाँ आकर के कब्ज़ा कर लिए। और ऐसा माना जाता है कि रेड अमेरिकन्स का जेनोसाइड हुआ था, मतलब मांस हत्या की गई थी इनकी। कुछ ऐसे पिग्स लाए गए थे वहाँ पर, इन लोगों को गिफ्ट किया गया था फार्मिंग के लिए, जिन पिग्स को स्मॉल पॉक्स था, और जानबूझ करके उन लोगों को रेड अमेरिकन्स को दिया गया था, ताकि
मास हत्या मैसाकर हो जाए और इन लोगों का पूरा तरीके से नामो निशान ख़त्म हो जाए। तो ऐसा माना जाता है कि 90% नेटिव अमेरिकन उसी टाइम पे मर गए थे। कुछ जो बचे अभी भी ये लोग एज अ ट्राइब जंगलों में या बहुत सारे बॉर्डर्स में या कंट्री साइड में रहते हैं, अभी भी पाए जाते हैं, लेकिन इनकी हिस्ट्री को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और लोग इनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, बहुत लोग इनके बारे में जानते नहीं हैं। लेकिन अगर आपको जानना है तो आप इनके बारे में पढ़ाई कर सकते हो या इंटरनेट पे देख सकते हो, या बहुत सारी ऐसी किताबें इनके बारे में, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इनका लाइफस्टाइल बिल्कुल आज भी ये लोग पूरे ट्राइब एक ऐसे समुदाय के जैसे रहते हैं, जैसे जो प्योर आदिवासी होते हैं वो लोग पूरे जंगल और ये सब चीज़ को बहुत प्रोटेक्ट करके चलते हैं, वाइल्ड लाइफ कल्चर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आज भी लंबे लंबे बाल रखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मानते हैं, जंगल इनके लिए भगवान है सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है इनका लाइफ, अगर आप देखोगे, पढ़ोगे, जानकारी लोगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये हुई अमेरिकन इंडियन की बात। तो अमेरिकन इंडियन कहाँ से आए? तो यहाँ से आए, ठीक है। और यही इतनी नफ़रत इन लोगों के लिए है आज भी अमेरिका के लोगों में कि लोग इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं। अभी आप बहुत सारे ऐसे न्यूज़ सुनोगे या बहुत सारे ऐसे क्लिप्स आपको रील्स दिखाई देंगे जिसमें आप देखोगे कि ब्लैक पीपल को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ में दिखाया जाता है कि अगर एक कल्प्रिट गलती से अगर अक्यूज़ भी किया गया है या 4 लोग अगर खड़े हैं, सपोज़ किसी क्राइम स्पॉट पे 4 लोग खड़े हैं, उसमें से एक अगर ब्लैक है तो जो वाइट पीपल होते हैं ना, वो लोग सारे नहीं, लेकिन जो वाइट पीपल होते हैं वो ब्लैक को ऐसे अक्यूज़ करते हैं जैसे वो कल्प्रिट है, ठीक है, या उसको ऐसे ट्रीट करते हैं, बहुत मिसबिहेव किया जाता है या मिसट्रीट किया जाता है उनको। तो ये डिस्क्रिमिनेशन आज भी चला आ रहा है, जबकि वो वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड स्टेट या कंट्री माना जाता है, लेकिन स्टिल आप देखोगे कि वहाँ की स्थिति भी वही है कि डिस्क्रिमिनेशन की जब बात आती है तो ब्लैक पीपल को वो लोग अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। तो ब्लैक पीपल छोड़ दो, अमेरिका जिनका एक समय पे था, उन लोगों के साथ भी वही ट्रीटमेंट होता है, दैट आर रेड इंडियंस और नेटिव अमेरिकन्स, ठीक है। ये सब एक ही हैं, सबका नाम एक ही है, अलग अलग नाम से बस इनको बुलाया जाता है। ये सारे के सारे अमेरिकन ही थे, जो पहले अमेरिकन जिनका सबसे पहले अमेरिका में रहने वाले लोग यही लोग थे। बाद में यूरोपियंस आकर के वहाँ पे कब्ज़ा कर लिए, अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया। और ये जो व्यू मैंने आपको दिया है, ये जस्ट एक बहुत ब्रीफ व्यू है, बहुत ऊपर की कहानी मैंने आपको बताई है। तो ये बहुत, अगर मैंने बोला ना, बहुत लंबी स्टोरी है, अगर आप डिटेल में इसको पढ़ने जाओगे या कहीं पे सुनो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बैठ करके इसको जान सकते हो। तो ये था हमारा नेटिव अमेरिका के बारे में, नेटिव अमेरिकन के बारे में, ठीक है। अब जानते हैं थोड़ा सा ज़िटकाला सा के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ज़िटकाला सा ज़िटकाला सा नेटिव अमेरिकन थी और इनका जन्म हुआ था फरवरी 1876 में और इनका डेथ हुआ था 1938 में, ठीक है। और गर्ट्रूड साइमंस born in 1876 was an extraordinarily talented and educated Native American woman who struggled and triumphed in a time when severe prejudice prevailed towards Native American culture and women. अच्छा, इनका असली नाम ज़िटकाला सा नहीं है, इनका ये पेन नेम है। पेन नेम आपको मैंने बहुत बार बताया है, तो आई विल नॉट डिस्कस गो इनटू दैट, ठीक है। पेन नेम जनरली राइटर्स यूज़ करते हैं, फॉल्स नेम अपने राइटिंग्स या किताबों और ये सब नॉवेल्स को पब्लिश कराने के लिए, जिसके पीछे बहुत अलग अलग रीज़न होते हैं उनके पेन नेम को अडॉप्ट करने के, ठीक है। तो इनका रियल नेम था गर्ट्रूड साइमंस बोनिन, ठीक है, ये उनका पूरा नाम था। और इनका जन्म हुआ था 1876 में। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टैलेंटेड थी, मतलब कोई मामूली टैलेंट नहीं था इनमें। बाकी
और कोई कॉमन टैलेंट नहीं कि सिर्फ लिख रही हैं कॉमन राइटिंग में नहीं, बहुत अद्भुत लिखती थी ये, ठीक है। एंड एजुकेटेड, पढ़ी लिखी भी थी। नेटिव अमेरिकन्स को जनरली मौका नहीं मिलता है पढ़ने का, या यही सारी चीज़ों की वजह से, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ना तो एडमिशन ले पाते हैं, ना ही इक्वल, या डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ये लोग खुद ही नहीं स्टेप अप करते हैं पढ़ने लिखने के लिए। और जनरली ये लोग जिस ऐसे माहौल में रहते हैं, यहाँ से वहाँ से निकल करके पढ़ाई लिखाई करना बहुत डिफ़िकल्ट है इनके लिए, ठीक है। तो ऐसे में इनका एजुकेटेड होना बहुत बड़ी बात थी। और ये ऐसी वुमेन थी जिन्होंने स्ट्रगल किया और ट्रायम्फ भी किया, यानी कि जीत भी हासिल की उस समय में, एक ऐसे टाइम में जिस समय सीवियर प्रेजुडिस था। सीवियर प्रेजुडिस का मतलब बहुत भयानक तरीके से, बहुत डीप भेदभाव चलता था, ठीक है, मतलब पक्षपात होता था। प्रेजुडिस का मतलब पक्षपात, ठीक है, बहुत ज़्यादा चलता था। अब जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे चीज़ें भी, ये सारी चीज़ें, सोशल ईवल कम होते जा रहे हैं। लेकिन जिस समय ये इन्होंने जीत हासिल की थी और ये जिस टाइम पे स्ट्रगल कर रही थी, उस टाइम पे ये चीज़ बहुत सीवियर था, पीक पे था, ठीक है। और ख़ास करके अमेरिकन नेटिव कल्चर और औरतों को लेकर के तो और ज़्यादा। एज अ राइटर शी अडॉप्टेड द पेन नेम ज़िटकाला सा, और एज अ राइटर ये अपना नाम ज़िटकाला सा रखती हैं। एंड इन 1900 began publishing articles criticizing the Carlisle Indian School। और 1900 में ये आर्टिकल लिखना शुरू करती हैं, जिसमें सबसे पहले इनका जो आर्टिकल जो पब्लिश होता है वो किस पे होता है, कार्लाइल इंडियन स्कूल पे होता है, जिसमें वो उसको क्रिटिसाइज़ करती हैं, क्योंकि ये उसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती हैं और वहाँ पे जो जो चीज़ें इनके साथ होती हैं डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे, ये उसकी आलोचना करती हैं अपने आर्टिकल में। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। लोग जनरली इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं लिखते हैं या नहीं लिखना चाहते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। तो वो कहते हैं ना कि गलती करने से ज़्यादा बड़ा सहने वाला होता है। तो यहाँ पे वो सही नहीं, गलती इनके साथ जो हुई, ठीक है, इनके साथ जो अन्याय हुआ और उसको सह ना करके उसके खिलाफ ही आवाज़ उठाई, लिखी, पेन का सहारा यानी कलम का सहारा, राइटिंग का सहारा लेकर के अपनी आवाज़ को इन्होंने बुलंद किया। Her works criticized dogma and her life as Native American woman was dedicated against the evils of oppression। इनके जो भी वर्क्स होते थे उसमें ज़्यादातर क्या होता था, क्रिटिसिज्म होता था डॉगमा को लेकर के। डॉगमा का मतलब होता है हठ धार्मिकता। हठ धार्मिकता का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कोई कुछ ऐसे धर्म से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, ऐसा बिलीफ, ऐसा मान्यता जिसको आपको बिना क्वेश्चन के मानना होता है, उसको डॉगमा बोला जाता है। जैसे सपोज़ अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, हिंदू में किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो हमारे यहाँ है कि घर के जो जेंट्स होते हैं वो लोग बाल छिलवा लेते हैं। तो इसको बिना क्वेश्चन क्या जितने भी हिंदू लोग होते हैं इसको बिना क्वेश्चन किए, बिना इस पर सवाल उठाए उसको मानना है आपको। तो एक तरीके का डॉगमा है, ठीक है। तो एक ऐसा बिलीव जिसको आप बिना सवाल किए मानते हो उसको डॉगमा बोला जाता है। तो ये वैसे ही किसी डॉगमा को क्रिटिसाइज़ कर रही थी और करती हैं, और नेटिव अमेरिकन के ख़िलाफ़ पूरे डेडिकेशन के साथ और उनके खिलाफ़ जो प्रताड़ना हुई, ईविल हुआ, गलत सोसाइटी में जो भी चीज़ें चल रही थी, जिस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन इनको फेस करना पड़ा, उन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ इन्होंने लिखना शुरू किया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ज़िटकाला सा, एंड वी विल डिस्कस the first story of Zitkala Sa or of our chapter Memories of Childhood in the next lecture. Thank you.